हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ आयोक्सी एजुकेशन। एमपीपीएससी के लिए एक डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल है आयोक्सी एमपीपीएससी। उस चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे आईसीटी 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जो कि 10-10 क्वेश्चन हर यूनिट से हम जैसे कि रेगुलर डिस्कस आपके साथ करते जा रहे हैं। आज बारी है आईसीटी की। ये जो पार्ट है बेसिकली 2020 में जब सिलेबस चेंज हुआ था 1 जनवरी को, उससे पहले कंप्यूटर कहलाता था। कंप्यूटर के बाद और ज्यादा डेफिनेशन को ब्रॉड किया गया और उसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जोड़ा गया, जिसके अंदर एक कंप्यूटर एक छोटा पार्ट हो गया। साथ ही साथ में साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ये सब जो है उसमें और ऐड हो गया। आज हम बात करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि आईओक्सी एमपीपीएससी की स्पेशल टेस्ट सीरीज जो है वो 10 तारीख से ऑलरेडी चालू हो चुकी है। पहला पेपर लाइव हो चुका है, जो सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे ऐप के अंदर जाइए, गूगल प्ले स्टोर में आयोक्सी टाइप कीजिए, आयोक्सी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और पेपर वहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि जो पहला पेपर था उसकी डिटेल्ड आंसर की, जो कि हमारी टीम द्वारा स्पेशली आप सभी के लिए डिजाइन की जाती है, जिसमें कि ग्राफिक्स और टेक्स्ट का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, जो कि डायरेक्ट आपके माइंड को हिट करता है। आपकी अंदर से इच्छा होती है कि आप उसे एक बार पढ़ें, वो भी एक बार आप चेक कीजिए। साथ ही साथ हम आपके साथ रेगुलर डिस्कशन लेके आते हैं। 10 बजे से 12 बजे तक आपका पेपर होता है। 12 बजे से लाइव जो है हमारे एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल पर उसका डिस्कशन होता है। आप उसको भी अटेंड करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि टोटल जो है वो 40 मॉक टेस्ट हैं, 40 मॉक टेस्ट टोटल इसके अंदर हैं। और साथ ही साथ जिसके अंदर की 10 जो है वो यूनिट वाइज टेस्ट, जो 10 यूनिट आयोग ने प्रॉपर इंडिकेट करके दी है। हर यूनिट से 10 क्वेश्चन आने हैं, सारी यूनिट इंपॉर्टेंट है, उसी के अकॉर्डिंग ये 10 पेपर सेट किए जाएंगे। साथ ही साथ 21 फुल मॉक टेस्ट। आप सभी लोग को मालूम है कि एफएलटी कितना ज्यादा मस्ट है पेपर निकालने के लिए, क्योंकि फुल लेंथ टेस्ट से ही पता चलता है कि आयोग का पेपर कैसे आने वाला है, हमारी प्रैक्टिस कितनी है, हम किस स्तर में है और हमें किस स्तर में जाना है पेपर क्रैक करने के लिए। कहीं लास्ट में ऐसा ना हो कि 1-2 क्वेश्चन से रह जाओ। इसलिए एफएलटीज भी उतनी ज्यादा जरूरी है जितनी ज्यादा यूनिट वाइज टेस्ट को समझना। तो एफएलटीज जो है वो जनवरी से, आप में से बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स मेरी बात से एग्री करेंगे, 99.9% स्टूडेंट एग्री करेंगे कि लास्ट टाइम में 1 महीने पहले जो इंसान को, जो टीचर्स को जो प्रोवाइड करना होता है और जो बच्चे लोग डिमांड करते हैं, वो एफएलटीज ही है, क्योंकि यही एक बेसिक सोल्यूशन है आपकी तैयारी को परखने का। तो 21 कम नहीं 21 मॉक टेस्ट टोटल आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 5 जो है वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ना समझ में आए तो सिलेबस खोल के देख लेना आयोग का। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जीएटी, सीसेट यार, सीसेट को बोला जाता है जीएटी, ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी है आयोग की जीएटी। 3 करंट अफेयर के भी टेस्ट होंगे, जिसके अंदर की आपको 2 6-6 महीने के बेसिस में और 1 जो है वो आपको पूरा 1 साल का करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कुछ भी आपका छूट ना जाए। साथ ही साथ एक जो पेपर है वो रोजगार निर्माण या फिर जो अदर मैगजीन्स है उनको भी डेडिकेटेड किया गया है, जिसके अंदर की कहीं से भी ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन आपका छूट जाए। तो आइए अपनी तैयारी को अंतिम रूप दीजिए आयोक्सी एजुकेशन के साथ, आयोक्सी एमपीपीएससी के साथ, और ये प्रण बनाइए, दृढ़ निश्चय बनाइए कि ये वाला एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करना ही है और मेंस की तैयारी में लग जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन जो है वो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स यूएनआईएक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है? द सेंट्रल पार्ट ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज, फर्स्ट जो आपके पास ऑप्शन है वो कमांड सेल, दूसरा है कर्नल, तीसरा है डायरेक्टरीज एंड प्रोग्राम और चौथा है फाइल्स। तो देखो नॉर्मली जिसका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है या फिर जो बेसिक साइंस बस ना पढ़ के इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में भी पढ़ा हुआ है, तो उसको तो ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सब चीजें क्या है। बट अगर कोई आर्ट्स का बंदा है या फिर कोई जो है वो जनरल साइंस ही जिसने नहीं पढ़ा ज्यादा अपने स्कूल के बाद, तो उनको थोड़ा सा इसमें समस्या आती है पढ़ने में। ठीक है, तो चलो बेसिक से शुरू करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब मालूम होगा जब तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली देखिए होता क्या है कि कंप्यूटर जो है आप सभी को मालूम है बाइनरी लैंग्वेज में बनकर वर्क करता है। बाइनरी लैंग्वेज मतलब 0 और 1। अब वो कोड कोई भी हो सकता है, 0 0 0 1 1 1 0 1 1। तो ये सब हम कहां समझेंगे? ये लाखों, हजारों, करोड़ों की संख्या में 0 1 का हमारा लेना देना क्या है इससे? हमें तो बेसिक समझ में आता है ABCD, XYZ या फिर 1 2 3 4 5। तो हम जो है वो है यूजर, हम जो है यूजर, हमें काम करवाना है कंप्यूटर से, हमारी लैंग्वेज अलग,
हमारी लैंग्वेज ABCD, कंप्यूटर की लैंग्वेज बाइनरी 0 1 1 0 1 0। तो चल क्या रहा है, ये समझेंगे कैसे, ये समझेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पे बीच में आता है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूजर की बातों को लेकर कंप्यूटर तक पहुंचाता है और कंप्यूटर की बातों को लेकर यूजर तक पहुंचाता है, जिससे कि एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल कंप्यूटर सिस्टम और यूजर के बीच में बन सके। अभी भी नहीं आया समझ में? एक चीज से और समझो, ये है हमारा इंडिया, भारत का सदर्न स्टेट, ये है श्रीलंका, अब ये है राम सेतु। तो अब देखो, अब ये इंडिया की लैंग्वेज जो है वो ABCD है, श्रीलंका की लैंग्वेज जो है वो 0 1 0 1 है। एक दूसरे में बात करनी है तो बात कैसे होगी? बात होगी राम सेतु के थ्रू, बात होगी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। तो ये जो राम सेतु या ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इसका मेनली वर्क होता है यूजर और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना, जिससे कि प्रॉपर तरीके से काम हो सके। अब ये एस्टेब्लिश कर रहा है कंप्यूटर सिस्टम और यूजर के बीच में एक नेटवर्क या फिर एक डायरेक्ट चैनल, तो इसके अंदर का भी तो कुछ पार्ट होगा। इसके अंदर का पार्ट क्या है ना? तो इसके अंदर के ये पार्ट हैं। इसके अंदर की बात करें तो इसके अंदर की बात करें कि राम सेतु में बैठा कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है क्या। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये तीन बेसिक जो अगर अपन डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें तो कर्नल, शेल और एप्लीकेशन। यहां पर है श्रीलंका, अंदर श्रीलंका मतलब कंप्यूटर, यहां पर है यूजर मतलब कि इंडिया। अब बीच का कम्युनिकेशन चैनल ये है, उसके अंदर की भी ये लेयर्स हैं। तो यहां से आपको ये बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा होता है। ठीक है, हमें यूजर और कंप्यूटर का तो मालूम है, यूजर और कंप्यूटर का जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर का केंद्र भाग कौन सा है? तो यहां पर जो आंसर है उसका है कर्नल। ये आपको डायग्राम में ऑलरेडी इसका आंसर मिल गया होगा। आंसर हमारे पास है कर्नल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था। इसके बारे में डिटेल में हम समझ लेते हैं। यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली जो दिया गया है वो 1970s में डेवलप हुआ था और इसके तीन मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम के उसके तीन पार्ट हैं, जिसके एक है कर्नल, दूसरा है शेल और तीसरा है यूजर कमांड। मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इंडिया वाला पार्ट हो गया यूजर एप्लीकेशन, यूजर वाला पार्ट। श्रीलंका वाला पार्ट या फिर कंप्यूटर सिस्टम वाला पार्ट हो गया कर्नल। कर्नल क्या होता है? कर्नल एक मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम है जो कि मेमोरी एलोकेशंस को, फाइल स्टोरेज को मैनेज करता है, ठीक है, और कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करता है। शेल की अगर हम बात करें तो ये एक बीच का सिस्टम है जो कि अलाउ करता है एप्लीकेशन और कर्नल के बीच के प्रॉपर सीक्वेंसिंग को, ठीक है। चलो, फाइल सिस्टम, यहां पे कुछ और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ये भी समझने की यहां पर जरूरत है कि फाइल सिस्टम क्या होता है। तो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है फाइल्स के साथ वर्क करने का। अगर हमारे पास मान लो एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर हमने प्रॉपर अरेंज किया कि ये एमपीपीएससी, ये यूपीएससी, ये सिविल सर्विसेज या फिर ये सीजे या फिर ये इसके अलावा बाकी के एग्जाम, वनडे एग्जाम, ठीक है। तो ये हमने वहां पे सब मैनेज किया। अब किस फोल्डर के अंदर कौन सी जानकारी है, अगर हम प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे तो वहां पर हमारे लिए सिंपल होगा कि हम काम अच्छे से कर सकें। तो यहीं पर जो है फाइल सिस्टम काम आता है, राइट। चलिए, GUI इस सभी से तो आप फैमिलियर होंगे ही। हाँ, याद रख लेना, फुल फॉर्म आ सकता है, आयोग ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है ऐसी यूनिट में, ठीक है। तो याद रख लेना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है। अब आप जब बैठते हो ना कंप्यूटर सिस्टम में, मेरे सामने एक कंप्यूटर सिस्टम रखा हुआ है, जब मैं उसमें बैठूंगा ना तो उसमें एक माउस होगा, एक मॉनिटर होगा, एक वहां पे डायलॉग बॉक्स खुलेंगे मॉनिटर में, वहां पे ऐसी कुछ चीजें होंगी जो मैं समझ सकूं। तो यूजर इंटरफेस जिसके साथ डायरेक्टली यूजर जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है, और ये ग्राफिकल फॉर्म में है इसलिए ग्राफिकल। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसके साथ डायरेक्ट यूजर इन्वॉल्व हो रहा है कंप्यूटर सिस्टम में, इसे बोला जाता है GUI, ठीक है। चलो, और इसी के साथ साथ ये जो यूनिक्स है इसके बारे में एडिशनल फैक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो केन थॉमसन और डेनिस रिचे ने इसे बनाया था। कहां पर बनाया था? बेल लैब्स रिसर्च सेंटर एक जगह है, वहां पर ये बनाया था। याद रखना, इतना डिटेलिंग काफी है, आई गेस। इसके अलावा आपको ना आया हो समझ में तो वापस जाना फिर देख लेना, क्योंकि इसके अलावा कोई चीज समझा ही नहीं सकता, ठीक है। चलो, समझा सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल समझा सकते हैं बस, लेकिन मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। अटैक comes in the form of deceptive emails or text message that may ask you to install software or divulge personal information. fill in the blanks, खाली स्थान। हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है जो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कह सकता है। देखो, मैं क्वेश्चन आपको सिंपल भाषा में समझा दूं। आप सभी ने ये नोटिस किया होगा कि आपके पास जो है
मेल्स की बहुत ज्यादा, अगर आप ईमेल में होता यार इंटरेक्टिव है तो मेल्स आपके पास बहुत ज्यादा ऐसे आते हैं जो कि आपको लगता है प्रॉपर सही नहीं है, या फिर आपके पास व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, या फिर आपके पास एसएमएस ऐसे आते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक बहुत ही साधारण एग्जांपल बताता हूं। एक एग्जांपल, आपके अकाउंट में 20,000 रुपए क्रेडिट हो चुके हैं, उसे पाने के लिए अभी इस लिंक में क्लिक करें। अभी आपके लिए बेनिफिशियल लग रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे लिए बेनिफिट है, इसमें मेरे अकाउंट में 20,000 आ गए, इसको बटन को दबाऊंगा, इस लिंक को क्लिक करूंगा तो 20,000 रुपए आ जाएंगे। तो दवा मत देना, 20,000 नहीं 40,000 चले जाएंगे अगर अकाउंट में है तो, ठीक है। चलो, तो ये इस तरीके के जो ल्यूरेटिव या फिर मैं आसान भाषा में बोलूं तो जो आपको जो लालच देते हैं, उस तरीके के लालच देने वाले मैसेजेस करके किसी को फंसाने के, उसको बोला जाता है फिशिंग। फिशिंग टर्म आया फिशिंग टर्म आया फिशिंग से। फिशिंग में भी क्या करते हैं, एक रॉड डालते हैं जिसमें कि एक मछली का चारा फंसा होता है। अब मछली बेचारी समझती है कि भाई ये मेरा है खाना, इसे मैं खाऊंगी, कोई बहुत भला मानुस यहाँ पे बैठा है जो मुझे खाना खिला रहा है, रस्सी के थ्रू खिला रहा है, वो भी मुझे पकड़ के नहीं खिला रहा है, इतना भला मानुस है कि दूर से बोल रहा है लो खा लो। आ गई ये लालच में, मछली आ गई लालच में, मछली ने खाया खाना। स्पैमर बैठा है, ये स्पैमर नहीं नॉन वेजिटेरियन बैठा है ये इंसान, और ये इंसान ने इसको पकड़ा, उठाया और ले आया, घर ले गया, पका के खा गया। मछली का क्या दोष, यही दोष कि वो लालच में आ गई। तो याद रखना, मछली मत बनना। ऐसे कोई भी ल्यूरेटिव आपके पास मैसेजेस आते हैं या फिर फिशिंग के कोई भी मैसेजेस ईमेल व्हाट्सएप के थ्रू आते हैं, डायरेक्ट क्लिक कभी मत करना। अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है भाई, है ना। चलो, तो हमारे पास ऑप्शन जो थे वो स्पैमिंग एक ऑप्शन हमारे पास था, एक वायरस साइनिंग, एक फिशिंग, एक स्कैनिंग। अब ये इस क्वेश्चन में समस्या एक पता क्या है, इस क्वेश्चन में एक समस्या ये है कि आयोग ने तो बोल दिया कि भाई इसके दो आंसर होंगे। क्या आंसर होंगे दो, आप सभी को मालूम है, आयोग ने जो हमें दिया है वो है फिशिंग और वायरस साइनिंग। पर अगर मैं आपको वायरस साइनिंग, वायरस सिग्नेचर जिसे बोला जाता है, प्रॉपर जो टर्मिनोलॉजी है उसे समझाऊं तो वायरस सिग्नेचर, देखो फिशिंग मैंने आपको समझा दिया, और हाँ क्वेश्चन का आंसर वही हमें समझ में आ रहा है। आप में से 99% बच्चों ने लगा के आया है, ये मेरी गारंटी। मैं आप 10 सालों से आपके सामने हूं, आपने में से 99% बच्चों ने ये लगा के आया है फिशिंग, और सबको लगा था कि भाई आंसर बिल्कुल सही ही होगा, ठीक है। तो आंसर दो कैसे हो गए, मैं समझाने की यहां पे थोड़ा कोशिश करता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि एक वायरस जो यहां पे साइनिंग लिखा है, ये असली टर्म जो है वो वायरस सिग्नेचर है, सिग्नेचर। तो वायरस साइनिंग या सिग्नेचर, ये दो टर्म एक ही हैं। टेक्निकल टर्म जो है वायरस सिग्नेचर है। वायरस सिग्नेचर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी वायरस जो है वो हमारे सिस्टम में आने की कोशिश कर रहा है, तो वायरस सिग्नेचर जो है वो उस वायरस का जो प्रोग्राम है, जो कोड्स हैं, जो उसके लेआउट्स हैं, उसको एक नोटिस कर लेगा हमारा एंटीवायरस की इस तरह का है, और एक उसका बन जाएगा सिग्नेचर। मतलब कि अगर X प्रोग्राम है, Y जो है कोड है इसका, ये इस तरह की कुछ भी चीज अगली आती है, भले उसका नाम बदल जाए, तो उसको ये ब्लॉक कर देगा, क्योंकि ये सिग्नेचर बना लिया है इसने कि इस तरीके की चीज कुछ भी है तो वो वायरस है, तो एंटीवायरस इसको ब्लॉक कर देगा। ये होता है वायरस सिग्नेचर। और सिंपल भाषा में समझाने की आपको कोशिश करता हूं। आपने एक सब्जी उठाई, उस सब्जी में मटर है, पनीर है, ग्रेवी है, तो आपने समझ लिया कि भाई ये मटर पनीर की सब्जी है। आपको इंग्रेडिएंट्स से मटर पनीर ग्रेवी, ठीक है। तो आपने यहां पे समझ लिया कि भाई ये मटर पनीर की सब्जी, अच्छी चीजें खा लो। तो ये एक सिग्नेचर सेटअप हो गया कि अब किसी भी सब्जी में अगर मटर पनीर और अगर ग्रेवी मिलती है तो हम इसे क्या बोलेंगे, मटर पनीर की सब्जी। और ये मटर पनीर की सब्जी आपको डायरेक्ट पता चल जाएगी और आप इसे उठा के खा लोगे, ठीक है। तो ये एक सिग्नेचर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से सिग्नेचर बनाता है वायरस सिग्नेचर, जिसकी मदद से वायरस को ब्लॉक किया जाता है। अब ये वायरस सिग्नेचर यहां पे तो नहीं बैठता, कहीं भी यहां पर क्वेश्चन में ये दिया है क्या इस तरीके का जहां पे मिल सके, नहीं। बट ये आंसर क्यों माना गया, तब यहां पे थोड़ा सा ग्रामेटिकल जाइए आप। वायरस साइनिंग ये शब्द में सब खेल छुपा हुआ है। साइनिंग का मतलब एक सिग्नेचर, जो वायरस सिग्नेचर टेक्निकल टर्म है वो तो मैंने आपको बता दिया। एक साइनिंग का मतलब आपने कभी समझा है, आप किसी रेंट एग्रीमेंट में, आप यहां पे रहते होंगे, भोलाराम में रहते होंगे आप, या फिर भंवर कुआं में, या फिर इंद्रपुरी, या फिर सभी जगह यहां पे आप रहते होंगे, तो एक एग्रीमेंट साइन होता है। वहां पर जो वो साइन होता है एग्रीमेंट, मतलब कि आप उसका पालन कर रहे हो, आप उस एग्रीमेंट का पालन कर रहे हो, तो वहां पर आप करते हो साइन।
आपके सिग्नेचर, साइन। तो ये वायरस साइनिंग मतलब कि कहीं से अगर धोखे से आपके पास कुछ गलत वायरस की लिंक आ गई तो आपने उसको सब्सक्राइब कर लिया, साइन कर लिया। बहुत अच्छी इसी भाषा में पूरी इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। आयोग ने ऐसा किया क्यों किया वो भी छुपा हुआ है। साइन कर लिया आपने या सब्सक्राइब कर लिया तो ये आप यहां पे ये एक तरीके का फिशिंग ही हो गया, ठीक है। इसी कारण आयोग ने यहां पे 2 आंसर माने हैं। नहीं तो बेसिकली जो साइंटिफिक टर्म है वो वायरस सिग्नेचर है और वायरस सिग्नेचर कैसे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया, फिशिंग भी और साथ ही साथ वायरस सिग्नेचर भी, वायरस साइनिंग या वायरस सिग्नेचर भी, ठीक है। तो वायरस सिग्नेचर के पूरे प्रोसेस स्टेप्स ही मैंने आपको बता दिया कि कोई भी वायरस है तो उसके सैंपल लेता है, उस वायरस के कोड्स को डिकोड करता है, उसके पैटर्न या सीक्वेंस को समझता है और अगले बार अगर कभी भी पनीर मटर और ग्रेवी साथ में आ गई तो हम समझ जाएंगे कि मटर पनीर है और इसे खा लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है करेंटली। तो ये थोड़ा सा एक मीडियम टफ क्वेश्चन था क्योंकि ये जो वेबसाइट है वो ऑलरेडी काफी टाइम पहले बंद हो चुकी है और लगभग मेरी जानकारी के अनुसार तो एक्टिव नहीं है अभी, ठीक है। चलिए तो करेंटली जो है वो इनमें से क्या है? तो सोशल नेटवर्किंग साइट क्या होता है हम सभी को मालूम है, फेसबुक, इंस्टाग्राम या इसी के साथ साथ एक्स या फिर पुराना जिसे हम ट्विटर भी बोलते थे, अगर आप लोग ये एक्स से नहीं समझ पा रहे हो तो ये सारी चीजें कहलाती हैं सोशल नेटवर्किंग साइट। तो ठीक है, हमने कभी नहीं सुना ये है। ब्लॉग्स आप जो अपने राइटिंग स्किल्स के माध्यम से, आप जो लेखन के माध्यम से इंटरनेट में चीजें डालते हैं और उसे जो है वो पब्लिक तक पहुंचाते हैं, उसे हम कहते हैं ब्लॉग। और इसी में एक आता है वीलॉग मतलब कि वीडियो के थ्रू लॉगिंग, राइट। अगर कोई चीज टेक्स्ट में जा रहा है तो वो ब्लॉग, अगर कोई चीज वीडियो के थ्रू जा रहा है, मैं अपनी लाइफस्टाइल बता रहा हूं, सुबह से उठता हूं मैं, फिर ये करता हूं, फिर ये करता हूं, फिर ये करता हूं पूरे दिन, तो वो व्लॉग मतलब कि मैं अपनी सारी चीजें अपनी रूटीन की ब्लॉगिंग के थ्रू बता रहा हूं, ठीक है। ये 2 अलग अलग टर्म है, तो ठीक है। तो नहीं, हाँ करेंटली इससे भी रिलेटेड नहीं है। इंटरनेट फोरम जहां पर 4 लोग मिलकर बात कर सकें, कुछ सोल्यूशन निकाल सकें, कुछ बहस कर सकें, इस सबको इंटरनेट फोरम बोला जाता है। तो हाँ नहीं, इसका जो आंसर था वो सर्च इंजन था। करेंटली एक रियल टाइम सोशल मीडिया सर्च इंजन है, जैसे कि अगर फेसबुक में क्या हो रहा है, इंस्टाग्राम में क्या हो रहा है, कहीं अगर सर्च करना है तो डायरेक्टली करेंटली में जाना पड़ता था, वहां पे डालना पड़ता था और इंपॉर्टेंट जो फेसबुक और सोशल मीडिया बाकी जगह हो रहा है जैसे कि इंस्टाग्राम या फिर बाकी जगह, वो सभी चीज वहां पर आ जाती थी, ठीक है। चलो 2010 के आसपास ये लॉन्च हुआ था, नॉट श्योर, मुझे डाटा पूरा मिल नहीं पाया एग्जैक्ट, इसलिए मैं श्योर नहीं हूं, बस जो मुझे मिला वो 2010, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है इंटीमेशन गेम। इंटीग्रेशन गेम वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ। इंटीमेशन गेम किसका मूल नाम था? 4 ऑप्शन है हमारे पास, LISP, द टर्निंग टेस्ट, द हॉल्टिंग प्रॉब्लम, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है क्योंकि ये पढ़ता नहीं है कोई भी। ये जो है ये 1950s की बात है, 1950s की बात है और आईसीटी में ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हम कह सकते हैं, बट इतना भी टफ नहीं कि हमें एआई का ओरिजिन कहां से होना शुरू हुआ वो ना जानना पड़े, ठीक है। चलो तो इसकी बात कर लेते हैं। इंटीमेशन गेम का दूसरा नाम क्या था? तो ये बेसिकली इंटीमेशन गेम था क्या, पहले तो ये समझ लेते हैं। तो इंटीमेशन गेम बेसिकली ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसके थ्रू हम एक यूजर को, 3 लोग थे इसमें, पहला कंप्यूटर आपको पीछे स्क्रीन में दिख रहा होगा, पहला जो है वो यूजर, एक ह्यूमन, मेरे आपके जैसा एक इंसान, वो एक जगह बैठा है ऑपरेटिंग सिस्टम में। मान लीजिए 2 हमारे पास सिस्टम है, मैं हूं जज, आप हो ह्यूमन और एक तरफ कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है। ये 3 लोग हैं। अब मैं हूं जज, ये मैं जज बैठा हूं यहां पे, जज बन गया मैं जज, और आप लोग हो ये ह्यूमन इंसान और आपके बाजू में एक मशीन, ठीक है। तो मेरे ऊपर ये टारगेट है कि मैं पता कर सकूं कि मेरे पास सामने पर्दे लगे हुए हैं, मुझे दिख नहीं रहा कौन कहां बैठा है, मैं ये पता कर सकूं कि आप में से इंसान कौन है, आप में से मशीन कौन है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था मशीन की एबिलिटी को जानने का कि ह्यूमन जैसा बिहेव वो कर सकती है या नहीं। शुरुआत का एआई तरीके का कुछ हम बोल सकते हैं, 1950s की बात है। तो ये आप बेसिकली ये टर्निंग टेस्ट जो है वो समझ गए होंगे कि था क्या, मशीन की एबिलिटीज को समझने का कि वो कंप्यूटर या फिर सिस्टम जैसे वर्क कर सकती है या नहीं, ठीक है। चलो टर्निंग टेस्ट जो था वो ये मैंने आपको डेफिनेशन जो ऑलरेडी बता दी। मशीन का गोल था कि वो इंटेरोगेटर को, मतलब कि मुझे जज को ट्रिक कर सके कि कौन है, पहचान के बताओ भैया, राइट। चलिए तो ये किसने किया था? एलन ट्यूरिंग।
एलन ट्यूरिंग ने किया था। इंटीमेशन गेम इसका जो है क्वेश्चन में नाम दिया है और दूसरा नाम इससे पूछा है। तो ये ट्यूरिंग के आधार पर ही, ट्यूरिंग जो है इनका सेकंड नेम है या लास्ट नेम है, उसके आधार पर ही इसका नाम था द ट्यूरिंग टेस्ट, जिसने इसे 1950s में एक्सपेरिमेंट किया था। राइट, चलिए आई गेस बिल्कुल क्लियर है आपको, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। द फाउंडर ऑफ ट्विटर इज, अब ये क्वेश्चन क्यों आया? रिसेंटली, क्योंकि न्यूज में था। रिसेंटली न्यूज में क्यों था? क्योंकि एलन मस्क साहब, एलन मस्क ने ये परचेज कर लिया है ना। तो ट्विटर के संस्थापक कौन है? संस्थापक मतलब कि फाउंडर, ठीक है। तो फाउंडर कौन है? मार्क जकरबर्ग तो हमें मालूम है ये कि फेसबुक या मेटा, अभी अभी मेटा जाने लगा है, ठीक है। तो इसके जो है वो फाउंडर है, ठीक है। फ्रेड कवाजा, ये इंटरनेट में काम कर रहे हैं पिछले 15 सालों से, ज्यादा जानकारी नेट में अवेलेबल नहीं है। जॉन मैकार्थी जो है, जिन्हें हम, ये पिछली बार क्वेश्चन आया था आई गेस, इसके पिछले बार 2023 में, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फादर ऑफ 2023 या 22 इसमें आया था एक क्वेश्चन। तो इन्हें हम फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जानते हैं, और एआई का जो टर्म है वो कॉइन इन्हीं ने किया था, ठीक है। तो आंसर इसका है जैक डॉर्सी, जो हमारे पास लास्ट बचा जैक डॉर्सी, इसका आंसर है। आइए डिटेल में बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो जैक डॉर्सी साहब ने 2006 में बिज स्टोन, इवान विलियम और नोच ग्लास के साथ मिलकर ट्विटर को फाउंड किया था, और इसे 2023 में एक्स के रूप में जाने लगा जब एलन मस्क ने इसको, ट्विटर को खरीद लिया, ठीक है। चलिए, तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट सोशल मीडिया वेबसाइट्स में से एक है, और सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। बहुत सी जगह पर ये, मैक्सिमम जगह पर तो नहीं, बहुत सी जगह पर बैन है। रिसेंटली हमने न्यूज में सुना था कि ब्राजील जो है, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि भाई कल तक हमारे सामने प्रेजेंट हो या हमारे सामने रखो, नहीं माना, ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया गवर्नमेंट ने। समझ में क्या आता है कि आज भी सोवेरेनिटी जो है वो देश की है, संप्रभुता हमेशा देश की होती है, देश से बड़ा सॉवरेन कोई नहीं है, चाहे कोई भी हो। हाँ, इंपैक्ट पड़ा होगा ब्राजील की इकोनॉमी में या किसी में भी कुछ भी, पर रोक कोई नहीं सकता ना, देश है, देश के पास अपने हित में फैसले लेने का पावर होता है, इसलिए तो वो सॉवरेन होता है। इंडिया आज जो भी चाहे वो कर सकता है। वो अगर उसे लग रहा है कि भाई हमारे लिए एक्स जो है वो नहीं है, खतरनाक है, तो बैन भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। देश के पास अथॉरिटी है, पावर है। बट अब कल के दिन अगर इंस्टाग्राम बैन हो जाए या फेसबुक बैन हो जाए तो आप लोग तो पागल हो जाओ, हाहाकार मचा दो। तो गवर्नमेंट को वो चीज भी एक नोटिस में रखनी पड़ती है कि हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है कौन सा प्लेटफॉर्म, राइट। यहाँ पे एक बड़ा एक सेगमेंट है, रीच ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज इन इंडियन वर्ल्ड सोवेरेनिटी, ऐसा कुछ करके। बाद में कभी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। इसके बारे में फिलहाल बात करते हैं। तो डिटेल्स मैंने आपको दे दी कि 2006 से 7 में इसे लॉन्च किया गया था, मार्च 21 2006 में, 18 साल पहले यूएस के कैलिफोर्निया में, ठीक है। चलो, कहां पे है? सभी जगह ब्लॉक कंट्रीज के अलावा। हाँ, मैं ब्लॉक कंट्रीज की बात कर रहा था, तो एक ब्राजील मैंने नाम ले लिया था, वहां पर ब्लॉक है। रशिया में 2022 में आई गेस, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वहां पे ब्लॉक हुआ था। चाइना में जो है वो बैन है, बिल्कुल है। नॉर्थ कोरिया में तो हर चीज बैन है, हाँ बिल्कुल है। इसी के साथ साथ जो म्यांमार है ना, तो म्यांमार में भी इसे जब मिलिट्री कूप हुआ था तो वहां पर भी इसे ब्लॉक कर दिया गया था। इसी के साथ साथ एक कंट्री और है जो मुझे अभी फिलहाल ध्यान नहीं आ रही है, पर ये मिडिल ईस्ट की एक कंट्री है, ठीक है, वहां पर भी ये ब्लॉक है। ये कुल मिला के 6 कंट्रीज में ब्लॉक है। और फाउंडर्स की मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अभी जो चेयरमैन है प्रेजेंट एलन मस्क है, और सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं वो लिंडा याकिनिनो, ठीक है, ये है। यूआरएल क्या है? x.com, अभी चेंज कर दिया गया है। ट्विटर में भी आप अगर जाएंगे तो ट्विटर से भी डायरेक्ट रिडायरेक्ट यहीं पर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर द 4 पिलर्स ऑफ ई गवर्नेंस? ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ क्या हैं? तो 4 आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, बेसिक है, ज्यादा दिक्कत वाला इसमें है नहीं अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। इस तरीके के क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट ही मांगते हैं, रटना क्या है इसमें, रटने जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले तो आपको ई गवर्नेंस का मतलब होना चाहिए पता। ई गवर्नेंस का सबसे अच्छा मतलब नरेंद्र मोदी सर ने बताया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2014 में ई गवर्नेंस का सबसे अच्छा मतलब बताया था। मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट कम, काम ज्यादा, ठीक है। तो अब ये हमें यहां पे, अगर हमें ये क्लियर है तो हम यहां पे पहले तो देख लेते हैं कि क्या है। टेक्नोलॉजी चारों में है,
अलग करो, टेंशन ही नहीं लेना टेक्नोलॉजी का। पीपल 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 पीपल, टेंशन ही नहीं लेना। टेंशन बचा कहां, टेंशन ढूंढो रिसोर्स और प्रोसेस में, ठीक है। और ये गवर्नमेंट, तो फिर चलो ठीक है, गवर्नमेंट मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। गवर्नमेंट को अलग करो, गवर्नमेंट चाहिए ही नहीं, तभी तो ये गवर्नमेंट सक्सेसफुल है। गवर्नमेंट नहीं चाहिए, गवर्नेंस चाहिए, ठीक है। इलेक्शन, इलेक्शन जीत के कोई आएगा तभी तो वो काम करेगा, और जब भी तो गवर्नेंस, गवर्नेंस का इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। गवर्नेंस का मतलब होता है कि लोगों को किस तरीके से एक अच्छी सुविधा दी जा सकती है, कैसे गवर्न किया जा सकता है, जो है एक रूड वर्ड है, टाइट वर्ड है, पर इसको मत लेना डिटेल में, पर हाँ समझ इसी से सकते हैं कि लोगों को कैसे गवर्न किया जा सकता है। तो हाँ, गवर्नेंस जो है वो इलेक्शन के बाद की चीज है। इलेक्शन होके, इलेक्ट होके गवर्नमेंट बनेगी तभी तो गवर्नेंस करेगी। तो आंसर तो आपके सामने आ गया। कहां है आंसर? इलेक्शन, पीपल, टेक्नोलॉजी, रिसोर्स, नहीं गलत है। इलेक्शन बिल्कुल गलत है। पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट बिल्कुल गलत है। पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, रिसोर्स, हाँ ये आंसर सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। यहां पे भी हम देख लेते हैं, डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये जो है ऑप्शन सही है। जो ई गवर्नेंस है वो पीपल मतलब कि इंडिविजुअल, वर्क फ्लो मतलब कि प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ रिसोर्सेज जो इसको करने के लिए जरूरी होंगे उस पर डिपेंड करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 47 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, सोशल नेटवर्किंग साइट फॉर प्रोफेशनल्स एंड बिजनेसेस पीपल हु विश टू कनेक्ट विद ईच अदर। स्पेसिफिक आपसे पूछा गया है, याद रखना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं पूछा गया है, आपसे स्पेसिफिक पूछा गया है सोशल नेटवर्किंग साइट फॉर प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो अगर हम फेसबुक की बात करें तो यहां पर हाँ प्रोफेशनल्स हैं, बट प्रोफेशनल्स के अलावा आप लोग भी तो, आप लोग तो स्टूडेंट हो, आप लोग कौन से प्रोफेशनल हो, या फिर बिजनेस में हो या फिर अभी किसी भी चीज में हो, आप लोग अपना, आपका जो प्रोफेशन है वो स्टूडेंट्स का है, ठीक है। चलो तो ये यहां पे कैंसिल हो जाता है। माई स्पेस जो है अभी एक्टिव नहीं है। ये न्यूज एक पोर्टल था जहां पे बहुत सारी न्यूज आपके सामने रखी जाती थी। लास्ट जो है 2022 से ही ये चल रहा है बट एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक इसी तरीके का। ट्विटर जो है इसमें भी सभी लोग पाए जाते हैं, बट लिंक्डइन में सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए बनाया गया है, और वहां पर जो है बिजनेस टू बिजनेस कनेक्ट होते हैं, बिजनेस से जुड़े हुए लोग कनेक्ट होते हैं, ये प्रोफेशनल एंगेजमेंट के लिए है। ऑप्शन आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं। द ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डैश। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा क्या है? अब ये कोर आपका जो है डिसिप्लिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ गया। अगर आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपका टॉपिक है, आपका जो यूनिट 9 है, तो उसमें कुछ तो डिसिप्लिन जो है डिसिप्लिन से आएगा, डिसिप्लिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यही आया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रांच कौन सी है, ठीक है। चलो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रांच अगर आपने पढ़ा होगा तो ये इसके डायग्राम के थ्रू आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मशीन लर्निंग आता है और मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग आता है। तो अगर ऑप्शन में आपको मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग होती तो आयोग को आपको 2 ऑप्शन देने पड़ते, जैसे आपको वो पहले दिए थे, ठीक है। तो ये जो है मशीन लर्निंग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर की ब्रांच है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, डिसिप्लिन का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। एमपीईजी का फुल फॉर्म क्या है? मैं बहुत समय से देख रहा हूं कि आयोग ऐसे क्वेश्चन पूछता ही है, फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन आते ही हैं। कभी भी किसी भी चीज को इग्नोर मत करना, नॉर्मल सी चीज भी आ जाए ना तो उसको भी इग्नोर मत करना, www भी आ जाए तो भी उसको इग्नोर मत करना, ये जानने की कोशिश करना कि भाई इसका फुल फॉर्म होता क्या है। आयोग वही पूछता है क्योंकि, है ना। तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं एमपीईजी, किसने नहीं सुना? बचपन से जब भी वीडियो के पीछे नाम के पीछे लिखा आता है तो .mpeg, .mp4 यही सब तो लिखा आता है। एक बार अगर आपने सोच लिया होता कि भाई एमपीजी है क्या, एमपीईजी है क्या, तो आपको ये आंसर बन जाता। एक क्वेश्चन से रुक गया था ना, निकल जाता, ठीक है। चलो तो क्या है इसका? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्लियर है ना। हम इसको जो है वो कैंसिलेशन से भी कर सकते थे अगर थोड़ा सा हम साइंटिफिक नहीं बोलना चाहिए, अगर हम थोड़ा सा इसमें जनरल अवेयरनेस, IQ लगा लेते, इंटेलिजेंस लगा लेते तो सिंपल भी कर सकते थे, बट हमारे तो सिंपल मालूम है ना, इस सब में जाने नहीं। आपके सामने है एमपीईजी, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। आगे बढ़ते हैं। इन द फील्ड ऑफ इंटरनेट W3C, W3C क्या है इंटरनेट के क्षेत्र में? आपके पास ऑप्शन है, 4 आपके पास ऑप्शन है। वर्ल्ड वाइड वेब कंटेंट, वर्ल्ड वाइड वेब कमीशन, वर्ल्ड वाइड वेब सेंटर, वर्ल्ड वाइड वेब
कंसोर्टियम। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक तरीका तो ये सीधा सीधा कि आपने ये पढ़ा होगा WC3, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आपको फिर बेसिक इन सभी के मतलब मालूम होने चाहिए, है ना। कमीशन किस लिए तैयार होता है, तो कमीशन तैयार होता है जो वो किसी चीज का नतीजा निकालने के लिए। कोई अगर प्रॉब्लम है, मान लीजिए इंडिया में फार्मर्स की जो है वो इनकम नहीं बढ़ पा रही है, उसका इनकम बढ़ाना है तो कैसे बढ़ेगी, इस बात के लिए हमने कमीशन बना दिया, हमने मतलब गवर्नमेंट ने। तो बिल्कुल ये एक कमीशन तो नहीं है ना। सेंटर मतलब होता है कि जगह कोई, तो ऑब्वियसली ये वो भी नहीं है। कंटेंट तो ये वो भी नहीं है। कंसोर्टियम, हाँ, कंसोर्टियम का मतलब क्या होता है, दो या दो से ज्यादा लोग मिल जाएं, या गवर्नमेंट मिल जाए, या फिर ऑर्गेनाइजेशन मिल जाए, या फिर बिजनेस मिल जाए एक प्राइमरी पर्पस के लिए, उसे बोला जाता है कंसोर्टियम। तो हाँ, इसका आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। इसके बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो 1994 में वर्ल्ड वाइड वेब W3C को 1994 में टिम बर्नर ली के द्वारा जो है वो फाउंड किया गया था। इन्हीं ने, याद रखना अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता है, वर्ल्ड वाइड वेब भी बनाया। इन्वेंटर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब टिम बर्नर ली, याद कर रखना। अगर हो गया ना तो मैं रील डालूंगा इसी की, फिर बोलना मत कि कहां से आ गया। ठीक है, चलो, तो ये बनाया था टिम बर्नर ली ने। ठीक है, चलो, फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, हमने ऑलरेडी देख लिया। इसका जो है ये क्यों बनाया गया, तो जो वेब नेटवर्क है उसका प्राइमरी ग्रोथ के लिए क्या क्या जरूरी है उसको सबको मेंटेन करने के लिए। तो क्या काम करता है ये, उसके हिसाब से प्रोटोकॉल बनाता है, साथ ही साथ गाइडलाइन इशू करता है, जिससे कि ज्यादा लंबे समय तक वेब का इस्तेमाल किया जा सके, दिक्कत ना आए, और एक यूनिवर्सल वेब पूरे वर्ल्ड को प्रोवाइड की जा सके। राइट, चलिए, तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन जो कि 2024 में आए थे। और मैं आशा करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी चल रही होगी। साथ ही साथ में आपकी जो तैयारी है उसको अंतिम रूप देने के लिए, जैसा कि क्लास के शुरुआत में मैंने बताया था, वहीं पे वापस आ गया मैं, टेस्ट सीरीज हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दी है। आप जाइए, डिटेल आंसर की चेक कीजिए, अच्छा लगे तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। फर्स्ट पेपर सभी के लिए फ्री है। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत।